Hello students, how are you all? In this video lecture, we are going to discuss about class 7, chapter number 4, heat. So, firstly we will discuss about that heat. What is the heat? Heat is a form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously due to their temperature difference. तो स्टूडेंट हीट क्या होती है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसके जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफ़र होती है थ्रू द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, तो हीट क्या होती है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि किसी भी मैटर की बॉडी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफ़र होती है थ्रू द टेम्परेचर डिफरेंस के दौरान। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट। Hello dear students, how are you all? In this video lecture we are going to discuss about class 7 science syllabus chapter number 4 heat. Okay student, so what is the heat? Heat क्या होती है? Heat is a form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously due to their temperature difference. तो स्टूडेंट हीट क्या होती है? हीट होती है एक एनर्जी की फॉर्म जो कि एक मैटर किसी मैटर के एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस के दौरान ये एक मैटर की किसी बॉडी से दूसरे मैटर की बॉडी में ट्रांसफ़र होती है स्पॉन्टेनियसली थ्रू द टेम्परेचर डिफरेंस। इसी को हम हीट कहते हैं। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हीट के। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट? ओके स्टूडेंट, तो हीट आपने समझ लिया है। अब हीट के कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पर डील करेंगे। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हीट के? हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर और हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी। ठीक है, तो हीट ऑलवेज ट्रांसफर होती है हायर बॉडी टेम्परेचर बॉडी से लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर, या फिर हम कह सकते हैं हीट फ्लो होती है स्पॉन्टेनियसली हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की ओर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक तरफ रेड रीजन दिया हुआ है, एक तरफ ब्लू रीजन दिया हुआ है। तो जो रेड रीजन है वो हॉट रीजन है और जो ब्लू रीजन है वो कोल्ड रीजन है। तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, ए सेक्शन, तो वो क्या है, हीट को वहाँ से आगे ट्रांसफ़र होने से रोकता है। तो यहाँ पर रेड बॉडी से हीट फ्लो हो रही है किधर? कोल्ड बॉडी की ओर। ओके स्टूडेंट, तो इस डायग्राम में हमको यही दिखाया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। अब हम डिस्कस करते हैं हॉट एंड कोल्ड क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो हॉट एंड कोल्ड क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, hot and cold in our daily life we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. For example, tea is hot and ice is cold. हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में या उसके कांटेक्ट में आते हैं। उनमें से कुछ गर्म होते हैं तो कुछ ठंडे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम चाय पीते हैं, सुबह सुबह जो हम चाय लेते हैं वो चाय जो है वो कैसी होती है? हॉट होती है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। और जो फ्रिज में रखा हुआ जो आइस होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। तो इस तरीके से हम दोनों गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं हमारे डेली लाइफ में। ओके स्टूडेंट, सम ऑब्जेक्ट्स आर होटर देन अदर एंड सम आर कूलर देन अदर्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। वी ऑप्टन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ होटर देन द अदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम हमेशा क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर टच करके हम बता देते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है। नेक्स्ट, वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। हम ये मतलब कंप्लीटली हम हमारे सेंस ऑफ टच पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को बता सके हम कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा
ठंडा है। मतलब हम सीधे तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म या ठंडा बताने के लिए हम हमारे सेंस ऑफ टच पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। जो हॉटनेस होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो उसके टेम्परेचर से मेज़र की जाती है कि उसका टेम्परेचर कितना है। उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र करते हैं या किसी बॉडी के अंदर हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, मोशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। व्हेन वी रिमूवल हीट फ्रॉम बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल डिक्रीजेस। जब हम किसी बॉडी से हीट को रिमूव करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन डिक्रीज़ हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पर है टेम्परेचर। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर जो है मेज़र किया जाता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस के ऊपर डिसाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, या इसको मेज़र किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर हमको बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिस डायग्राम में एक मैन है और एक टेम्परेचर के मेज़र करने के लिए एक थर्मोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, थर्मोमीटर, और एक वन मैन है। तो यहाँ पर मैन जो है वो स्वेटर पहने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है, स्वेटर पहने हुए हैं और वो सिवरिंग कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सिवरिंग कर रहा है। ठीक है, कप कप आ रहा है, मतलब उसको ठंड लग रही है। तो ठंड क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ब्लैक जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसको ठंडी लग रही है। ठीक है, ठंड लग रही है तो इस वजह से ये कपकपा रहा है या इसको सिवरिंग हो रही है। यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर थर्मोमीटर में बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो यहाँ पर इसको, ये जो मैन है, इसको गर्मी लग रही है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्वेट जनरेट हो रहा है, मतलब इसको पसीना निकल रहा है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अपनी बॉडी से स्वेट जनरेट होता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो अपनी बॉडी जो है वो क्या करती है, तो स्टूडेंट, फर्स्ट डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है, सिवरिंग कर रहा है। सिवरिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है 37 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो बॉडी के टेम्परेचर को यहाँ पर डाउन नहीं होने देना है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेंटेन रखना है। तो इस वजह से वो सिवरिंग करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा है, तो टेम्परेचर का, बॉडी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग उसको टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, यहाँ पर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट जनरेट करती है। ठीक है, पसीना निकालती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर पसीने की बूंदें जम जाती है और वो क्या करती है, हमारी बॉडी को ठंडा करती है। ठीक है, जब गर्म टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वो स्वेट जनरेट करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करता है। ओके स्टूडेंट, थर्ड डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बना हुआ है जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो टेम्परेचर किसके थ्रू मेज़र किया जाता है? थर्मोमीटर के थ्रू मेज़र किया जाता है।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। तो स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हीट गिरती है या हीट डालते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी हम देख लेते हैं। व्हेन बॉडी इज हीटेड, वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब किसी बॉडी पर हीट दी जाती है या उसको गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर वेरियस टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस वहाँ पर होते हैं। पहले हम देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस में पहला हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। एक तो टेम्परेचर चेंज होता है, ऑन एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब किसी बॉडी पर हीट डालते हैं या हीट ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऑन रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। यानी कि किसी भी बॉडी से जब हीट को रिमूव किया जाता है या हीट रिमूव होती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। चेंज ऑफ स्टेट, जब हीट किसी बॉडी के ऊपर जब हीट को ऐड किया जाता है तो उसकी स्टेट में चेंज होता है। कैसे होता है? ऑन एडिंग और रिमूवल ऑफ हीट टू फ्रॉम बॉडी देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। जब किसी भी बॉडी के ऊपर हीट ऐड की जाती है या फिर उससे रिमूव की जाती है तो उस कंडीशन में उसकी स्टेट में चेंजेस आता है। स्टेट में चेंजेस कैसे? यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चेंज ऑफ आइस टू वाटर ऑन एडिशन ऑफ हीट एक्सेट्रा। जब आइस पर हीट डाली जाती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर वाटर के ऊपर हीट डाली जाती है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, जब भी हीट डाली जाती है किसी भी बॉडी के ऊपर या ऐड करवाई जाती है या रिमूव करवाई जाती है तो उस कंडीशन में उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट, थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन एक फिनोमिनन या एक घटना होती है मैटर की। जब भी उसके ऊपर हीट डाली जाती है तो उसका साइज, शेप और वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसी को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है? जब किसी भी मैटर के ऊपर हीट ऐड करवाई जाती है तो उसका साइज, शेप और उसका वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ऑन हीटिंग रिएक्टेंट मेनी केस केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हीट डाली जाती है या हीट उसके ऊपर पड़ती है तो वो रिएक्शन स्टार्ट उसके अंदर हो जाती है। तो मैनी केसेस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में उसमें केमिकल चेंजेस हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पर हम बता सकते हैं कि जैसे हीट के थ्रू, जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, ये एक केमिकल चेंज है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है? टेम्परेचर इज़ मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर एक डिवाइस के थ्रू मेज़र किया जाता है जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। टेम्परेचर को डिग्री में मेज़र किया जाता है। एंड टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन 2 स्केल्स। टेम्परेचर को 2 स्केल्स पर मेज़र किया जाता है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। डिग्री सी इज़ द सिंबल फॉर द सेल्सियस स्केल एंड डिग्री एफ इज़ द सिंबल फॉर द फ़ारेनहाइट स्केल। डिग्री सी सिंबल होता है सेल्सियस स्केल के लिए और डिग्री एफ जो है वो सिंबल होता है फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। The Fahrenheit scale is the most popular in the United States and Celsius scale is the most commonly used in the Canada. Fahrenheit scale most popular होता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड सेल्सियस स्केल जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है कनाडा के अंदर। अब हमने बात की है कि जो टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर के थ्रू, तो हम थर्मोमीटर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि थर्मोमीटर की
क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके स्टूडेंट, उससे पहले हम इसको डायग्राम को यहाँ पर देखते हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेड कलर का सिंबल आपको दिया हुआ है और ऊपर एक लाइन ड्रॉ की हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है 37 डिग्री सी एंड 98.6 एफ। ठीक है, तो ये 37 डिग्री सी जो है ये क्या है, ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है अगर हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो वो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट, अब हम थर्मामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर। थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। Measurement of temperature. There are three scale of measurement of temperature. These are degree Celsius, degree Fahrenheit, Kelvin. ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया 3 डिग्री में इसको मेजर किया जाता है। On the Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree Celsius, whereas its boiling point is 100 degree Celsius. So this scale is calibrated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. अगर सेल्सियस स्केल के बेसिस पर देखें तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्केल को कैलिब्रेट किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वेयर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। So this scale is calibrated from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. फ़ारेनहाइट स्केल के बेसिस पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर स्केल को मेज़र किया जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। जो सेल्सियस स्केल है उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना हो तो एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाता है। डिग्री एफ इज इक्वल टू डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32। ओके, एंड कन्वर्शन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेल्सियस स्केल। जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसको सेल्सियस स्केल में यदि कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर एक फार्मूला है डिग्री सी इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला और है। डिग्री के इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273.15। ओके, तो ये सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट, हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा। तो थर्मोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो स्टूडेंट, पहले हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे कहा जाता है? द थर्मोमीटर दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है जिसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो कि डॉक्टर के पास होता है। अधिकतर इसको कौन यूज़ करता है? डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो ये एक ग्लास की बनी हुई पूरी ट्यूब होती है और इस ट्यूब के एक साइड में क्या प्रेजेंट होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर मर्क्यूरी फिल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस बल्ब से आगे वाले रीजन में यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन होता है जिसे हम कहते हैं किंक। ठीक है, तो ये किंक क्यों होती है या कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन क्यों होता है? इसके अंदर एक ट्यूब होती है। ये आपको येलो कलर की पूरी ट्यूब दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो ये ट्यूब इसके अंदर होती है जिसमें जब भी इस बल्ब वाले रीजन को टेम्परेचर मिलता है तो
तो यहाँ पर इसके अंदर मर्क्यूरी जो फिल होता है वो मर्क्यूरी फ्लो होता है आगे ट्यूब के अंदर। तो जब वो फ्लो होता है, जब टेम्परेचर उसको मिलता है तो वो फ्लो होता है। और ये यहाँ पर किंक का यूज़ जो होता है वो इसलिए होता है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करके उसको बॉडी से हटाया जाता है थर्मोमीटर को, तो ताकि वो जो मर्क्यूरी आगे फ्लो हुआ है वो फ्लो होकर एकदम से फॉलन डाउन न हो जाए। तो कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन या किंक इसलिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्केल मेज़र होती है जिसे हम जो कि होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक। ओके स्टूडेंट। और अगर ये फ़ारेनहाइट में है तो ये होती है 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। देखिए यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपको एक पूरा मतलब एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बल्ब वाला रीजन है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन या किंक वाला रीजन है, ये बोर रीजन है, खाली रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस पर स्केल भी मेजर है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक। ओके। और ये पूरा जो है ये थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है डॉक्टर के थ्रू, और ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे बना हुआ होता है? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी। इसके एक एंड पर बल्ब प्रेजेंट होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी फील्ड होती है। इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस। इसमें एक स्केल प्रेजेंट होती है जिसे सेल्सियस स्केल कहा जाता है, जिसमें डिग्री सेल्सियस में मार्क किया हुआ होता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को रीड करता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ a small kink constriction near the bulb to prevent the mercury level from falling down। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें एक स्मॉल किंक या कंस्ट्रक्शन रीजन होता है जो कि बल्ब के पास में होता है, और ये प्रिवेंट करता है मर्क्यूरी लेवल को फॉलन डाउन होने से, ठीक है। मर्क्यूरी को एकदम से गिरने से ये रोकता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर पर रीडिंग कैसे ली जाती है? सबसे पहले क्या किया जाता है? वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सबसे पहले जो थर्मोमीटर होता है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है। तो सबसे पहले उसको वॉश करना होता है एंड देन होल्ड इट firmly and give it a few jerks to bring the level of mercury below 35 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना होता है कि उसको टाइटली अपने हाथ के अंदर पकड़कर उसको झटकना होता है, और झटक कर मर्क्यूरी लेवल को 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो लाना होता है। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। फिर क्या करना होता है? जो बल्ब वाला रीजन होता है थर्मोमीटर का उसको अपनी जीभ के नीचे, यानी कि जो अपनी टंग है टंग के नीचे रखा जाना चाहिए। एंड आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद में थर्मोमीटर को निकाल लेना चाहिए और रीडिंग को नोट करना चाहिए। दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर। तो उसके बाद में हम जो भी टेम्परेचर उसमें थर्मोमीटर के अंदर देखते हैं वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। ओके स्टूडेंट, तो किस तरीके से रखा जाना चाहिए आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीभ के नीचे थर्मोमीटर को रखा जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स को। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स आर प्रेफर्ड ओवर कन्वेंशनल मर्क्यूरी थर्मोमीटर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर
कन्वेंशनल मर्क्यूरी थर्मोमीटर से बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर्स आर इजी टू रीड। डिजिटल थर्मोमीटर को पढ़ने में आसानी होती है बिकॉज इट गिव्स LCD डिस्प्ले ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये जो पर्सन का टेम्परेचर होता है उसको LCD डिस्प्ले पर दिखाता है। दे आर ऑल्सो मर्क्यूरी फ्री। ये मर्क्यूरी फ्री होता है, इसमें मर्क्यूरी नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर डिजिटल थर्मोमीटर है और इस डिजिटल थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर डिस्प्ले पर दिखाता है। अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होते हैं? अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नेरो ग्लास ट्यूब। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी एक लॉन्ग नेरो ग्लास ट्यूब होती है और इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी। इनके एक एंड पर बल्ब प्रेजेंट होता है जिसमें क्या पाया जाता है? मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, मर्क्यूरी फील्ड होता है। ओके स्टूडेंट, इट हैज़ अ स्केल मार्क इन डिग्री सेल्सियस। इनके ऊपर एक स्केल पर मार्क किया होता है डिग्री सेल्सियस। द रेंज of a laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो जनरली रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग टेम्परेचर विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उससे कैसे टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। टेक सम टेप वाटर इन अ बीकर। कुछ जो नल का पानी होता है उसको एक बीकर के अंदर लेते हैं। डीप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द बीकर। जब हम थर्मोमीटर को उस वाटर के अंदर डीप करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है वो जो बीकर की साइड्स होती है या जो बॉटम होती है उस पर टच नहीं होना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। वर्टिकली थर्मोमीटर को होल्ड किया जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक बीकर है और उसके अंदर थर्मोमीटर को डीप किया हुआ है वाटर के अंदर। द मर्क्यूरी लेवल राइजेस वेट टिल द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिकम्स स्टडी। ठीक है, जब मर्क्यूरी लेवल क्या होगा इसके अंदर, जब वाटर के अंदर इसको डीप करेंगे तो मर्क्यूरी लेवल जो है वो बढ़ेगा और कुछ समय तक हमको वेट करना है जब तक वो स्टेबल कंडीशन में ना आ जाए। नोट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। फिर उसके बाद में उस मर्क्यूरी के लेवल को नोट कर लिया जाता है और वह जो रीडिंग बताता है वह उस वाटर का टेम्परेचर होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है? हीट जब एक बॉडी से जो कि हायर टेम्परेचर वाली है वहाँ से दूसरी बॉडी जो कि एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी है उसकी ओर ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। जनरली क्या कहेंगे, हीट क्या हो, ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होती है? जब टेम्परेचर हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वेज, दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है या हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो 3 डिफरेंट वेज में होता है। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। तो इन 3 वेज में हीट का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू और कन्वेक्शन के थ्रू और रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है।
फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन 3 वेज में से पहला फर्स्ट वे कंडक्शन. कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड. कंडक्शन क्या है? कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड. सॉलिड के अंदर हॉटर से कूलर एंड की ओर. ठीक है, सॉलिड के अंदर हॉटर पार्ट से कूलर पार्ट की ओर. यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि किस तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफ़र होती है कोल्डर बॉडी की ओर. टेक एन आयरन और एल्यूमिनियम रोड और स्ट्रिप, फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसेस ऑन एट इक्वल डिस्टेंस. अब क्या करते हैं कि एक आयरन और एक एल्यूमिनियम की रोड लेते हैं या एक स्ट्रिप लेते हैं और उसके ऊपर कुछ वैक्स से कुछ डिस्टेंस पर क्या करते हैं, कुछ पीसेस लगा देते हैं. ठीक है, कुछ वैक्स के पीसेस लगा देते हैं. क्लैम्प द रोड टू अ स्टैंड, हिट द अदर एंड ऑफ द रोड, द वैक्स पीसेस begin to melt and fall down from the heated end. This show that heat is transferred from hotter end to the colder end by conduction. अब क्या करेंगे कि इसको एक स्टैंड पर लगाकर एक बर्नर के ऊपर इसको होल्ड करेंगे. तो जब इसको होल्ड करते हैं तो जो वैक्स के पीसेस हमने लगाए थे वो वैक्स के पीसेस एक के बाद एक धीरे धीरे मेल्ट होते जाते हैं और मेल्ट होकर नीचे गिरते जाते हैं. जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर बर्नर लगाया हुआ है और बर्नर से यहाँ पर इस पार्ट पर हीट जा रही है. तो यहाँ पर इसके ऊपर वैक्स के पीसेस लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं. तो ये वैक्स के पीसेस जैसे जैसे यहाँ से हीट जो है वो इस तरफ ट्रांसफ़र होती है और हीट के इस तरफ ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होगा, ये जो वैक्स के पीसेस है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फॉलन डाउन होते जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये जो हीट का ट्रांसफ़र होता है ये कंडक्शन मेथड होता है या कंडक्शन की प्रोसेस होती है, इसे हम कंडक्शन कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम कंडक्शन को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि कंडक्शन होता क्या है. ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है. ओकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर टचिंग ईच अदर्स. अब क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जब वो एक दूसरे के टचिंग में होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होता है. एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे और जब हीट का ट्रांसफ़र होगा तो वो ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. ठीक है, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट यानी कि एक गर्म है और एक ठंडा है, तो गर्म वाले की ओर से हीट का फ्लो होगा और हीट तब तक फ्लो होगी जब तक कि वहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. ओके, example, if you leave a metal spoon in a pan of soup that you are heating on the stove, it may burn your fingers. The spoon is in direct contact with the hot soup and heat is transferred to the spoon. अब क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि यदि आप जो सूप का पान है या सूप का पैन है, उस सूप के पैन के अंदर आप एक मेटल स्पून को छोड़ देते हैं और उसको स्टोव पर गर्म करते हैं. जब उसको हीट मिलती है तो चम्मच सूप के कांटेक्ट में होने की वजह से या स्पून सूप के कांटेक्ट में होने की वजह से उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है और जब आप उसको छूते हैं तो वो आपकी उंगलियों को जला सकता है. द स्पून इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन द हॉट सूप, क्योंकि जो स्पून होती है वो सूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है और उसमें हीट ट्रांसफ़र होती रहती है कंटिन्यूसली. सूप से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, उसकी वजह से वो गर्म हो जाती है. यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे
इसी तरीके से इस डायग्राम में भी सिमिलर है। तो इस तरीके से कंडक्शन होता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होते हैं, पहले कंडक्टर्स को जान लेते हैं। कंडक्टर्स आर मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हीट को आसानी से पास होने देते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, अच्छे कंडक्टर होते हैं जो कि आसानी से हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं या पास कर देते हैं। अब जान लेते हैं हम इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर आर मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हीट को आसानी से पास नहीं होने देते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इंसुलेटर होते हैं। यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर के पिक्चर हमको यहाँ पर दी हुई है। हम पहले देख लेते हैं। जैसे कंडक्टर्स जो हैं, जो कि हीट को आसानी से पास कर देते हैं, जैसे ब्रेस, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ठीक है, ब्रॉन्ज, मेटल स्लज, स्टील, है ना, कॉपर, ये सभी क्या है, कंडक्टर्स है। ये इनमें से हीट आसानी से पास हो जाती है। यहाँ पर हम इंसुलेटर देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, जैसे प्लास्टिक, वुड, रबर, ठीक है, ये इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, ये नीचे ग्लास भी दिया हुआ है, ठीक है, ग्लास वगैरह। तो ये सभी क्या है, इंसुलेटर्स है। ठीक है, आपको समझ में आया इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड मेथड पर। सेकेंड प्रोसेस, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। यहाँ पर कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है लिक्विड और गैसेस में। ठीक है, फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। यहाँ पर हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर। ठीक है, एक एक्टिविटी से हम इसको समझते हैं। टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। कुछ पानी लेते हैं एक राउंड बॉटल फ्लास्क के अंदर। कीप इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, पुट अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन इट। उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखकर उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं एंड हीट इट विथ अ बर्नर, और उसको बर्नर पर गर्म करते हैं। द वाटर एट द बॉटम बिकम्स हॉट एंड राइजेज अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन। अब क्या होता है कि जब बर्नर हम चालू कर देते हैं और हीट जब उसके अंदर ट्रांसफ़र होती है या बॉटम सरफेस उसकी गर्म होती है, तो गर्म होना स्टार्ट होती है, तो जो कोल्ड वाटर होता है वो कोल्ड वाटर जो नीचे का जो बॉटम पर जो वाटर होता है वो जब वो गर्म होने लग जाता है तो वो ऊपर की ओर उठने लग जाता है, और ऊपर का जो ठंडा वाटर होता है वो नीचे की ओर मूव करने लग जाता है। दिस वाटर बिकम्स हॉट एंड राइजेज अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन एट द प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल ऑल द वाटर गेट्स हीटेड। अब क्या होता है कि जो नीचे का गर्म पानी है वो ऊपर की ओर आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की ओर जाता है। तो ये कंटिन्यूअसली जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है तो इस कंडीशन में जो पूरा जो पानी का जो फ्लास्क होता है उसके अंदर जो पानी वाटर होता है वो सारा गर्म हो जाता है। दिस शोन दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि हीट जो है कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। और ये किस में ट्रांसफ़र होती है, ये लिक्विड और गैसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये फ्लास्क है और फ्लास्क के अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और नीचे एक बर्नर लगा हुआ है जिससे हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर का वाटर है वो नीचे की ओर आ रहा है और जो नीचे का वाटर है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक कन्वेक्शन मेथड है या कन्वेक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस हो रही है इस डायग्राम के अंदर भी। ओके स्टूडेंट।
नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को और डिटेल में जान लेते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड और गैस। ये जो एनर्जी होती है या जो हीट जो होती है वो लिक्विड और गैसेस के अंदर ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन के थ्रू। व्हेन पार्ट ऑफ अ गैस और लिक्विड इज हीटेड द पार्टिकल इट इज़ मेड अप ऑफ मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। अब क्या होता है कि गैस और लिक्विड के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं वो जब गर्म होते हैं तो इसके पार्टिकल जो होते हैं, है ना, वाटर और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं या लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करने लग जाते हैं और स्प्रेड होने लग जाते हैं, इधर उधर फैलने लग जाते हैं। ठीक है। द मूविंग पार्टिकल्स बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स causing them to move faster and spread out more। जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो अदर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं और उनको गर्म कर देते हैं और उनको स्प्रेड आउट करते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन इन एयर। एयर के अंदर कन्वेक्शन, पहले कन्वेक्शन इन लिक्विड और वाटर हमने पढ़ा था। अब एयर कैसे गर्म होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइज अप। वह एयर जो कि हीट सोर्स के पास में होती है वह जल्दी से गर्म हो जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड मूव इनटू टेक इट्स प्लेस। एयर हमेशा अपनी जगह घेर के चलती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरीके से हीट जो एयर होती है वो गर्म होती है। इफ़ यू कीप वन हैंड अबोव अ फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। यदि आप एक हाथ को फ्लेम के ऊपर रखते हैं और एक हाथ को उसके साइड में रखते हैं, द हैंड एट द टॉप फील्स हॉट बिकॉज द एयर अबोव इज हीटेड बाय कन्वेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऊपर वाला हाथ होता है जो हमने फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है वो बहुत जल्दी से हमको गर्म या हॉट वहाँ पर हमको महसूस होता है। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। द हैंड एट द साइड डज नॉट फील एज हॉट बिकॉज देयर इज़ नो कन्वेक्शन। साइड वाले हाथ में अपने को एकदम से हॉट फील नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर कोई कन्वेक्शन नहीं होता है। बट यहाँ पर जब हम फ्लेम के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमको अब हम डिस्कस करते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज को। पहले देख लेते हैं सी ब्रीज क्या होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी। दिन के समय में जो लैंड है वो सी की तुलना में जल्दी से गर्म हो जाती है। सो द एयर अबोव द लैंड गेट्स हीटेड बिकम्स होटर एंड राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड द लैंड। क्या होता है कि जो लैंड पर जो एयर होती है वो हीट की वजह से जल्दी से गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है, और जो ठंडी एयर जो होती है जो कि सी में प्रेजेंट होती है सी के ऊपर, और वो मूव करने लग जाती है लैंड की ओर। दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। जब गर्म एयर लैंड से ऊपर उठने के बाद में सी की ओर ट्रांसफ़र होती है और सी से ठंडी एयर लैंड की ओर ट्रांसफ़र होती है, तो इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। अब देखते हैं हम लैंड ब्रीज क्या होता है। ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड। नाइट के समय में जो सी होता है, समुद्र जो होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है कंपेरिजन टू लैंड। सो द हॉट एयर अबोव द सी राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। अब जो सी के ऊपर एयर जब एयर हॉट होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, और जो कूल एयर लैंड की ओर प्रेजेंट है वो सी की ओर ट्रांसफ़र होने लग जाती है। ठीक है, मतलब जो सी के ऊपर जो गर्म एयर होती है वो लैंड की ओर, लैंड से ठंडी हवा सी की ओर ट्रांसफ़र होने लग जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि डे टाइम में ये सी ब्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो कूल एयर है वो सी से लैंड की ओर आ रही है, और जो वार्म एयर है वो लैंड से सी की ओर जा रही है। यहाँ पर नाइट के समय में आप देख पा रहे हैं कि जो वार्म एयर है
वो लैंड की ओर आ रही है सी से, और जो कूल एयर है वो लैंड से सी की ओर ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसे ही हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम को देखते हैं। सी ब्रीज में क्या होता है, जनरली एयर मूव फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे। एयर मूव करती है सी से लैंड की ओर दिन के समय में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सी से लैंड की ओर ट्रांसफ़र हो रही है एयर, ठीक है, लैंड की ओर। और यहाँ पर जो वार्म एयर होती है लैंड के ऊपर, वार्म एयर वो ट्रांसफ़र हो रही है किस तरफ, सी की ओर, ठीक है। यहाँ पर एयर गर्म हो रही है और यहाँ पर ठंडी हो रही है। अब हम लैंड ब्रिज को अच्छे से समझने के लिए डायग्राम को देख लेते हैं। लैंड ब्रिज में होता क्या है, जनरली एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड एट नाइट। एयर मूव्स होती है लैंड से नाइट के समय में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कूल एयर है वो ट्रांसफ़र हो रही है किस तरफ, सी की ओर, ठीक है। और जो वार्म एयर यहाँ पर है वो वार्म एयर ट्रांसफ़र हो रही है लैंड की ओर, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं रेडिएशन को। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विदाउट एनी मीडियम की हेल्प के, किसी भी मीडियम की हेल्प के बिना ही रेडिएशन के थ्रू हीट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होती है। द हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय रेडिएशन। हीट जो है वो सन से अर्थ तक इन्हीं रेडिएशन की वजह से आती है, ठीक है। व्हेन वी sit near a fire we feel warm due to the heat radiated by the fire. All hot bodies radiate heat. जब भी हम किसी मतलब आग के पास में बैठते हैं तो हमको गर्म फील होता है, क्योंकि वहाँ से जो फायर मतलब आग जो जल रही होती है वहाँ से रेडिएशन जनरेट होती है और रेडिएशन के थ्रू हीट हमारे तक पहुँचती है। सारी जो हॉट बॉडीज़ होती है वो रेडिएशन के थ्रू ही हीट को ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे कि जो सन है, सन से रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पर कोई मीडियम बीच में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी किसी मीडियम की ये बिना हेल्प के ही रेडिएशन के थ्रू हीट को सन से अर्थ के ऊपर पहुँचा रही है। स्टूडेंट, अब जो हीट सन से आती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हीट फ्रॉम द सन, यू कैन फील द सन वार्म योर स्किन ऑन अ सनी डे। सनी डे जो गर्मी के दिन होते हैं हमको हमारी स्किन बहुत ज़्यादा गर्म फील होती है, क्योंकि हीट जो है वो सन से ट्रांसफ़र होती है और हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती है। इस वजह से हमको हमारी स्किन सनी डे में बहुत ज़्यादा गर्म फील होती है। दिस इज़ बिकॉज द एनर्जी कॉजेज द पार्टिकल इन योर स्किन टू मूव फास्टर, मोर हीट एनर्जी। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कोज होती है, मतलब एनर्जी जब भी हीट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो हमारी बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है वो फास्टर मूव करने लग जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मोर हीट एनर्जी। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डार्क कलर्ड surfaces एंड कलर्ड surfaces. डार्क कलर्ड surfaces एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड surface. डार्क कलर सरफेस जो होती है वो ज़्यादा हीट को एब्सॉर्ब करती है कंपैरिजन टू लाइट कलर सरफेस से। टेक टू
cans of the same size, paint the outer surface of the black and the other white. Pour equal amount of water in each and leave them in sunlight for about 1 hour. Measure the temperature of water in both the cans. The water in the black can is warmer than the water in the white can. अब जो हमने सेंटेंस बताया कि डार्क कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को कंपैरिजन टू लाइट कलर, तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम करके देख लेते हैं कि 2 कैन सेम साइज़ के लेते हैं और उनको पेंट कर देते हैं, आउटर सरफेस को पेंट कर देते हैं, एक को ब्लैक कलर से और एक को वाइट कलर से। फिर इक्वल अमाउंट में उनके अंदर वाटर फिल करने के बाद में उनको सनलाइट में 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में दोनों जो वाटर कैंस हैं उनके अंदर फिल्ड वाटर के टेम्परेचर को हम नोट करते हैं, मेज़र करते हैं। तो जो ब्लैक कैन है उसके अंदर ज़्यादा वाटर गर्म हमको मिलेगा कंपैरिजन टू वाइट कैन। ओके, नेक्स्ट है डार्क कलर्ड सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेस। डार्क कलर सरफेस जो होती है वो ज़्यादा रेडिएशन, हीट की रेडिएशन को ट्रांसफ़र करती है जब कंपैरिजन टू लाइट कलर के। Take 2 tin cans of the same size, paint the outer surface of one black and the other white. For equal amount of hot water of the same temperature, say 60 degrees Celsius, leave the in a room or shade for 10 to 15 minutes. Measure the temperature of water in both the cans. The water in the black can is cooler than the water in the white can. अब जब हम कह रहे हैं कि डार्क कलर सरफेस ज़्यादा रेडिएशन, हीट की रेडिएशन को जनरेट करता है या रेडिएशन के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र करता है कंपैरिजन टू लाइट कलर सरफेस, तो यहाँ हमने क्या किया, 2 टीन कैंस जो सेम साइज़ के थे उनको लिया, उनको उनकी जो आउटर सरफेस थी उसको एक को ब्लैक कलर और एक को वाइट कलर से पेंट कर दिया और इक्वल अमाउंट में जो कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला हॉट वाटर उन दोनों के अंदर फिल किया और उनको एक रूम के अंदर 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। बाद में जब हमने दोनों कैंस के वाटर के टेम्परेचर को मेज़र किया तो हमने पाया कि जो ब्लैक कलर की जो कैन थी उसके अंदर ज़्यादा ठंडा पानी था कंपैरिजन टू वाइट कैन के। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर था, डार्क कलर जो सरफेस था वो ज़्यादा रेडिएशन को यहाँ पर जनरेट कर रहा था, हीट की रेडिएशन को, जिससे वाटर जो है वो जल्दी से ठंडा हो गया कंपैरिजन टू वाइट कैन। काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। किस तरीके के कपड़े हमको समर और विंटर में पहनना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डार्क कलर्ड सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। डार्क कलर सरफेस जो है हमने अभी पढ़ा था कि डार्क कलर सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है कंपैरिजन टू लाइट कलर सरफेस। डार्क कलर्ड सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। डार्क कलर सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट की रेडिएशन को जनरेट करती है कंपैरिजन टू लाइट कलर। वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप अस वार्म। हमको क्या करना चाहिए, विंटर के समय में डार्क कलर पहनना चाहिए ताकि वो मोर हीट को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हीट को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो वो गर्म रहेंगे, तो विंटर के समय हमको ठंडी नहीं लगेगी। We wear light color clothes in summer because it reflect more of the heat and keeps us cool। हमको समर के टाइम पे, गर्मियों के समय लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है और कपड़े को ठंडा बनाए रखता है, जिससे हमारी बॉडी भी कूल बनी हुई रहती है। वी wear woolen cloth in winter because wool is a poor conductor of heat and the air in between the wool fibers prevent loss of heat from our body so feel warm। क्या होता है कि हम ठंड के समय या विंटर के समय क्या करते हैं, वूलन कपड़े पहनते हैं क्योंकि वूलन कपड़ा जो होता है वो एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का और एयर जो है
उसके फाइबर्स के अंदर प्रिवेंट हो जाती है। जब भी ठंडी एयर उसके अंदर इंटर होती है तो वो उसके फाइबर में प्रिवेंट हो जाती है, और हमारी बॉडी से जो हीट जनरेट होती है वो हीट का लॉस हमारी बॉडी से उसमें नहीं होता है। मतलब बाहर की ठंडी हवा हमारी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ सकती, और जो हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, गर्म फील करते हैं। तो वूलन जो है एक वो पुअर कंडक्टर है हीट का, जो कि एयर को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है या हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वूलन, और जो वाइट कलर के क्लॉथ्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को कैसे होती है। सिर्फ पिक्चर से हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कंडक्शन। तो कंडक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्लेम्स हैं, फ्लेम के ऊपर एक मेटल रोड को रखा हुआ है, तो वो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे मेटल गर्म होती जाती है, तो ये कंडक्शन के थ्रू गर्म हो रही है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि फ्लेम के ऊपर हाथों को रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है कि गर्म एयर ऊपर की ओर उठ रही है, तो ये कन्वेक्शन है। और साइड में जो हैंड को रखा है हमने, तो ये रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो सेम इस पिक्चर में भी ऐसा ही दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विंड के बारे में। विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट करती है एयर जो है, वो विंड जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, और ये हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ट्रांसफ़र होती है। सपोज़ कीजिए इस तरफ हाई प्रेशर है तो वो इधर ट्रांसफ़र होगी, और इस तरफ हाई प्रेशर है तो वो इधर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। देयर इज़ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ दैट रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न। देखिए सनलाइट जो है सब जगह इक्वल नहीं होती है। कहीं पर मतलब हीट ज़्यादा जनरेट होती है सनलाइट की वजह से, और कहीं पर कम होती है। तो अनइवन हीटिंग पूरी अर्थ के ऊपर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दैट रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न कहेंगे। मतलब ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की हीट जनरेट होती है सनलाइट की वजह से। टू टाइप्स ऑफ विंड, यहाँ पर दो टाइप की विंड प्रेजेंट होती है। एक तो लोकल विंड होती है और दूसरी ग्लोबल विंड्स होती है। लोकल विंड्स आर द विंड्स दैट बिलो ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। लोकल विंड्स जो होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस में होती है। ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लैंड से सी की ओर, सी से लैंड की ओर। तो ये यहाँ पर इसे हम लोकल विंड्स कहते हैं। और ग्लोबल विंड्स कौन सी होती है? ग्लोबल विंड्स आर द विंड्स दैट बिलो steadily from specific direction over long distance। ये ग्लोबल विंड जो होती है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है। ओके, विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन प्रेशर। विंड कॉज करती है डिफरेंस इन टेम्परेचर और डिफरेंस इन प्रेशर को। डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या होता है देख लेते हैं। डिफरेंस इन टेम्परेचर, वार्म एयर राइजेस। वार्म एयर हमेशा राइजेस होती है, मतलब ऊपर की ओर उठती है। वार्मिंग एयर मेक द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट। वार्मिंग एयर जो होती है वो मॉलिक्यूल्स को फास्टर बना देती है और वो इधर उधर स्प्रेड होने लग जाते हैं। दिस मेक्स द एयर लेस डेंस एयर इज लाइट एंड विल ड्राइव। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एयर होती है ये लेस डेंस होती है, और लेस डेंस एयर लाइट होने की वजह से वो ऊपर की ओर उठ जाती है।
अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस इन प्रेशर। प्रेशर में कैसे डिफरेंस होता है। राइजिंग एयर क्रिएट्स लो प्रेशर, जो एयर ऊपर की ओर उठती है वो लो प्रेशर को क्रिएट करती है। इफ़ एयर इज़ लिफ्टेड अप दैट मीन्स देयर इज़ लेस एयर पुशिंग डाउन ऑन अर्थ। जब भी यदि एयर ऊपर की ओर उठती है तो वो कम एयर को नीचे की साइड में अर्थ पर पुश करती है। शिंकिंग एयर क्रिएट्स हाई प्रेशर, जो शिंकिंग एयर होती है वो हाई प्रेशर को क्रिएट करती है। इफ़ एयर इज शिंकिंग देन एयर इज पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर। जब एयर शिंक होती है या उसकी शिंकिंग होती है तो वो एयर को पुश डाउन करती है अर्थ के सरफेस पर हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर के साथ में। Thank you so much dear student, your chapter is completed here.